हेलो जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विथ मरियम में। आज हम पिछले चैप्टर्स को जो हम कंटिन्यू कर रहे थे किशोरावस्था, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और किशोरावस्था में हमने शरीर के बारे में और हार्मोन्स के बारे में और पुरुष और महिलाओं में होने वाले जो अंतर हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लंबाई में वृद्धि कैसे हो रही है, किशोरावस्था में उम्र में यह बदलाव था, हमने ये सारी चीज़ें इसमें देख ली थी। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट्स है वो प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जो अगर किशोरावस्था की जो आयु होती है वो लगभग आपकी 10 से 11 वर्ष से शुरू हो जाती है, 18 से 19 वर्ष तक होती है। ठीक है, जो बालिकाएं होती हैं उनमें किशोरावस्था की जो स्टार्टिंग होती है वो पहले हो जाती है, और जो पुरुष होते हैं उनमें किशोरावस्था की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 या 2 साल बाद होती है। तो लगभग इतनी चीज़ें हो गई थी। अब हम यहाँ पे प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जब मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है, जब किसी ह्यूमन में अगर मेल में बात करें या किसी किशोर में बात करें, जब उसके जो विषण होते हैं वो नर युग्म अगर यानी कि शुक्राणु अगर वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें अंडाणु उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो प्रजनन योग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्त्रियों की यानी कि किशोरियों की, तो वो 11 से 12 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाती है और ये लगभग जाती है 45 से 50 वर्ष तक। मतलब उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो 11 से 12 वर्ष में शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चलती रहती है। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो ये पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा जो होती है, जो ये प्रजनन क्षमता होती है वो और अधिक दिन तक हो जाती है। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जनन स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो जनन स्वास्थ्य में क्या होती है भैया, आपकी जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है, उसको संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है, नियमित व्यायाम की ज़रूरत होती है, और क्या होती है, इंटरनल सफाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसको साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, मतलब यानी कि आंतरिक अंग होते हैं, वहाँ पे जो बाल उत्पन्न हो जाते हैं, बाल निकल आते हैं, उसको भी साफ़ करने की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अंगों की साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे क्या हो जाए, फंगस वगैरह यानी कि कवक वगैरह, खुजली होने लगती है, और जिससे क्या होती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण यानी कि जब कोई भी शिशु, जब किसी महिला को गर्भ में होता है यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो अंदर उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, इसका पता किस पर डिपेंड करता है, उसके लिंग निर्धारण पर पता करता है कि वो बेटा है या बेटी जो भी है। तो यहाँ पर जब आपको मैंने बताया शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से आपको मैंने बताया निषेचन की क्रिया होनी है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम बात करें पुरुष में, क्या बात करें तो पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और महिला में क्या होते हैं, XX होते हैं। तो जब इसका Y और इसका X दोनों मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, जो XY अगर मिला तो लड़का होगा, अगर XX मिला तो लड़की होगी। तो यानी कि लड़का होना यानी कि पुरुष होने का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य के पास केंद्र कितने 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 46। 23 का जोड़ा मतलब समझ रहे, 23 दूना तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। 22 जोड़े तो हम दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो कुछ और होते हैं, तो तीसरा होता है वो क्या होता है, अलग होता है। 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र, ये अलग प्रकृति के होते हैं, जिसे लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, XX होता है, और पुरुषों में क्या होता है, XY। याद रखिएगा, अगर हम बात करें महिलाओं की, XX जो होगा ये किस में पाया जाएगा, महिला में। ठीक है, और जो XY होगा वो किस में पाया जाएगा, पुरुष में पाया जाएगा। समझ में आ गया, याद रखिएगा, XX गुणसूत्र महिला में, XY गुणसूत्र पुरुष में पाया जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं, तो अगर समाज में बोलते हैं ना लोग, उनको लड़का नहीं पैदा हो रहा है, तो उसका कारण क्या है,
उसका कारण पुरुष है। अब आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में पोषण का महत्व क्या होता है? पोषण का सबसे ज़्यादा महत्व क्या हो जाए, जैसे क्योंकि इस समय क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है और ये सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे उन्हें भूख भी अधिक लगती है और इसके लिए उन्हें क्या होना है, पौष्टिक और संतुलित आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पौष्टिक और संतुलित आहार में हम क्या शामिल कर सकते हैं? दाल, दूध, अंडा, मांस, और ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी हो जाता है। कुपोषण के कारण क्या होते हैं भैया? इसमें अक्सर देखते हैं ना, लड़की लड़कों को क्या होता है, स्लिम रहने की एक बीमारी लग जाती है कि हम क्या करें, स्लिम दिखें, पतले दुबले दिखें, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो कम भोजन करने लगते हैं और इसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी उनका कारण कई होता है। कई कई क्या होता है, कभी वो लापरवाह होते हैं, खानों को मतलब ध्यान नहीं देते, गुस्से में नहीं खाते, या ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोषण की कमी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है स्वास्थ्य पोषण योजनाएं कौन कौन सी होती हैं भैया? इन पे कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे आपका पहला हो गया समर्पित बाल विकास। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, इस तरह के कुछ चलाए गए हैं। स्वर शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपको मिड डे मील जो भोजन मिलता है दोपहर में आप खाते हैं स्कूल में, वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम आते हैं धूम्रपान की तरफ, देखते हैं धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का दुष्प्रभाव। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे पान गुटखा सुपारी खाने लगते हैं। क्यों खाने लगते हैं? अक्सर उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि इस चीज़ों से उनके क्या है, उनको नुकसान हो रहा है। तो तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब भी वो इसका प्रयोग करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो मेंटल लेबिलिटी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, ख़राब होने लगती है और उनको सांस संबंधी बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगला आपका पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप खुद देखते होंगे जब क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके क्या कारण होते हैं और क्या कुप्रभाव होते हैं। अब देखिए, जब 2 बच्चे रहेंगे तो आसानी से खा पी लेंगे। अब घर में कई 20-25 बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, सबको तो नहीं मिल पाएगा ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और इसके कारण अगर हम क्या देखें अपने भारत में, एक तो हमारे देश की जलवायु इसका कारण है, और विवाह ज़रूरी हो जाता है, 12-14 साल में शादी ज़रूर कर देंगे, कम उम्र में विवाह हो जाता है, यौन शिक्षा का अभाव होता है, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी नहीं होती, और चिकित्सीय सुविधाएं और रोगों की रोकथाम की कोई जानकारी नहीं होती। तो ये सब सबसे बड़ी कारण है हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि होने के। ठीक है, और इससे नुकसान क्या क्या होता है भैया? देखिए, जब आप कम पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो गरीबी रहेगी, खाने की चीज़ें भी कम रहेगी, रहने का घर भी कम रहेगा, आपको पर्याप्त आहार नहीं मिल पाएगा, किसी को 2 रोटी खाना है, मिल रही है आधी रोटी। ठीक है, तो स्वास्थ्य स्तर भी आपका निम्न हो जाएगा। 10 रुपया कमा रहे हैं, दवाई कहाँ से कराएंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं और डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाएंगे, तो कोई भी सुविधाएं नहीं होंगी आपकी, रोज़गार नहीं होगा, और जब जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, चोरी वोरी करने लगते हैं। तो ये सब क्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले क्या है, कारण हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और यहाँ था विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, हम लोगों को कैसे इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बताकर भाई जनसंख्या ना बढ़ाएं। ठीक है, उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है हमारे देश को, हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसके लिए हम क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे देखते हैं आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो लिखा होता है दीवार पर, हम 2 हमारे 2, इस तरह का नारा हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और कम से कम कह सकते हैं कि बच्चों 1 से 2 बच्चों के बीच में कितने वर्ष का अंतर रखें, 3 वर्षों का अंतर रखें। ठीक है, बेटे हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा कराएं, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मिशन इंद्रधनुष क्या है भैया, ये याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के है, और ये क्या कर रहा है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक और हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए लगाया जाता है।
जननी सुरक्षा योजना, ये गरीब महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, आप देखते होंगे कि गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क सेवा देने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या देख लिया, इन सारे पॉइंट्स को हमने देख लिए। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।